हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल फोर्सेस जिसका कि हमें यूज है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। बच्चों ये एडवांस क्लास है, इसमें हम लोग वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेट क्या होता है। तो बच्चों वेट एक तरह का फोर्स है जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज W इज इक्वल टू mg। मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है 5 kg, तो उस पे बच्चों उसका वेट हो जाएगा 5g। व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जो है बच्चों, वो अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि 10, जनरली आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है कि आपको जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, तो आप इसको ले लेना। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो फिर आप लोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे मान लो अगर प्रॉब्लम में दे दिया गया है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 केजी का जो ऑब्जेक्ट था उसका मास हो जाएगा 50 न्यूटन। सॉरी, 5 केजी का जो ऑब्जेक्ट था 5 केजी मास का, उसका वेट हो जाएगा 50 न्यूटन। और अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जी का, तो जी हम 9.8 लेंगे और मास हो जाएगी, वेट हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की 5 इंटू 9.8। 5 इंटू 9.8 बच्चों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 49। ऑल राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोग वेट निकाल लेंगे अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता होगा। और ये बच्चों हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पे है या अर्थ सरफेस के पास है तो हमारा उस पे वेट लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारी mg। जी की वैल्यू बच्चों वेरी करती है। अभी हमारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें जी हमारा वेरी नहीं करेगा, हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे। हम देखेंगे बाद में कि हम जब अर्थ सरफेस से काफी दूर जाएंगे तो वहां हमारी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रेविटेशन में। बात करता हूं मैं थोड़ा सा इसके वेट के बारे में। तो जैसे मान लो कि अगर कोई पर्सन है जिसका मान लो 100 केजी उसका मास है, तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों? प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो 10, अगर तो 10 ले लेंगे, नहीं तो 9.8 लेते हैं, तो हमारा बच्चों आंसर होएगा 9.980 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। टुवर्ड्स द सेंटर। किसका सेंटर? अर्थ का, ठीक है। उसकी डायरेक्शन होती है हमारी वेट की। दूसरा स्पेशल फोर्स की बात करते हैं बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है मैंने, इट इज अ पुश फोर्स which acts between two surfaces which are in contact। ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लो ये हमारा जो है इस तरीके से रखा हुआ है ये मार्कर मेरे पाम पे, तो ये जो है इस मार्कर के सरफेस पे और मेरे पाम के सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, मैं खड़ा हूं इस फ्लोर पे, नीचे नहीं जा रहा हूं, है ना। मैं अगर इस फ्लोर पे खड़ा हूं तो इस फ्लोर पे हूं, मैं इस फ्लोर से नीचे नहीं जा रहा हूं। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि ये जो फ्लोर है मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को बच्चों बोलेंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। इसका डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिगर बना के समझाया हुआ है। देखो आप, ये हमारा एक फ्लोर है जिसपे कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो बच्चों अगर मास m दिया हुआ है तो वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा mg। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। लेकिन क्या ये नीचे जा रहा है? ब्लॉक नहीं जा रहा है, ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा गया है वो सरफेस इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये सरफेस जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे हम लोग बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं, ये ब्लॉक भी इस पे लगाएगा। अगर हम लोग बात करें कि बताइए इस फ्लोर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अगर हम लोग बात करें कि इस फ्लोर पे बताइए कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो हम कह सकते हैं इस फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कितना? mg के बराबर। तो इस फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा और इस ऑब्जेक्ट पे जो है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। और कौन लगाएगा? फ्लोर लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ से आपने देखा कि दोनों की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन जो है दोनों वो अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा नॉर्मल रिएक्शन। इट इज अ पुश फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। ठीक है, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा। इन दोनों केस में इनकी जो वैल्यू होगी हमारी mg के बराबर होगी। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यार मेरे को नहीं लगता किया तूने। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक स्पेशल फोर्स और है जिसका काफी यूज आता है हम लोग को, दैट इज टेंशन।
बच्चों अगर हम बात करें टेंशन के बारे में तो इट इज अ पुल फोर्स विच develops into strings threads और ropes, ठीक है, when they are being stressed, ठीक है। जैसे आप देखो यहां आपने क्या किया कि एक थ्रेड से एक एम मास को आपने हैंग कराया हुआ है, एक थ्रेड से आपने एक एम मास को हैंग कराया हुआ है, तो ये मास पे नीचे फोर्स लग रहा है ना, कौन सा फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। एम मास है तो वेट हो जाएगी एम जी। लेकिन ये क्या बच्चों नीचे जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये रेस्ट पे है, मतलब जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स बच्चों ऊपर है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स ऊपर लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेंशन। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है हमारा डेवलप हुआ है एक स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग है या फिर कह लो आप रोप है ना। और एक चीज बता दूं मैं और इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब क्या है देखो, कि जैसे अगर आप इस बॉडी पे टेंशन देखोगे ना तो इस बॉडी से अवे लगेगा, अगर आप यहां इस पॉइंट पे अगर आप टेंशन देखोगे तो इससे अवे लगेगा। क्यों? इसको समझाता हूं मैं। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, आप देखो यहां पे इस पॉइंट पे देखो, अगर आप तो इस पॉइंट पे ये चाहता है रोप कि मैं ऊपर चला जाऊं, ये मेरे से टूट के नीचे गिर जाए और मैं जो है ऊपर चला जाऊं, मैं टेंशन में ना रहूं। कोई टेंशन नहीं रहना चाहता, ये रोप भी नहीं रहना चाहता है टेंशन में, ये रिलैक्स रहना चाहता है। रिलैक्स कैसे रहेगा जब ये ब्लॉक इसे टूट के गिर जाएगा, है ना। तो ये रोप चाहता है क्या कि मैं ऊपर चला जाऊं, ठीक है, मैं तो फिर मेरे अंदर टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये ऊपर जाना चाहता है, ये जो टेंशन, ये रोप ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेगा बताओ, ऊपर की ओर अपने आप को पुल करेगा, तो ये ऊपर पुल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन मैंने ऐसा क्यों दिखाया है आप समझो, यहाँ पे ये जो रोप है वो चाहता है कि मैं यहाँ से टूट के नीचे चला जाऊं, रोप यहाँ पे ये चाहता है कि ये टूट के मैं नीचे चला जाऊं ताकि मेरे पे टेंशन ना लगे। जैसे ये टूट जाएगा तो यहाँ से इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, रोप रिलैक्स होकर नीचे आएगा, है ना। तो इसीलिए चाहता है ये नीचे पुल कर रहा है इस चीज को, इस पॉइंट को ये नीचे पुल कर रहा है कि टूट जाए यहाँ से ताकि मैं नीचे चला जाऊं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा फिर देखो, टी का डायरेक्शन ऊपर की ओर, डब्ल्यू का डायरेक्शन नीचे की ओर, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा डब्ल्यू, यानी कि टेंशन जो होगी यहाँ पे वो वेट के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ये जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है ये आपको हमेशा ड्रॉ करना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान काम हो जाता है अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, इन दिस डायग्राम, in this diagram we isolate the body and show all the forces acting on it in their respective डायरेक्शन।
All right. In this diagram, we isolate the body and show all the forces acting on it in their respective direction. जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, और एक इसको बंदा इधर से पुश कर रहा है, ऑल राइट, एंड someone is standing over this block, ठीक है, and someone is pushing this block and someone is standing on this block, ठीक है, और इसका जो मास है m है, इस कैपिटल M ले लेते हैं, ये जो पुश कर रहा है F फोर्स से पुश कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट, इसका मास है मान लो m, ठीक है। आपसे पूछा गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। द फर्स्ट थिंग यू विल डू कि आप इसको आइसोलेट करोगे और फिर आप इस पे सारे फोर्सेस दिखाओगे उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में। तो बच्चों सबसे पहले तो हम वेट दिखा लेते हैं। वेट किधर होता है? डाउनवर्ड। तो वेट हो गया हमारा बच्चों नीचे की ओर, मास है इसका कैपिटल M, तो हमारा mg। चलिए अब इधर की ओर ये फोर्स F लगा रहा है ना, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा F फोर्स। यहाँ पे इसका जो मास है m, ये नीचे की ओर ये क्या करेगा, देखो इसका मास है ना m, ठीक है। तो अब ये कांटेक्ट में है, जैसे कि मान लो कि मैं एक ब्लॉक पे खड़ा हूं, तो मेरा उस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है ना, तो कांटेक्ट है तो क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहूंगा मैं ब्लॉक पे, है ना। तो ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक है। और यहां भी तो इस ब्लॉक की फ्लोर साथ कांटेक्ट में है ना, तो इसको N1 कर लो या फिर इसको N2 कर लो, और यहां बच्चों क्या लगेगा हमारा N1। N1 क्या है, ये जो फ्लोर इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, दैट इज N1। तो F इधर की ओर, वेट नीचे की ओर फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो N1 ऊपर की ओर इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, तो N2 नीचे की ओर। ये पर्सन इस पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, ब्लॉक पे नीचे की ओर लगा रहा होगा। अब अगर हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कितना होगा बताइए, इसका मास है m ना, तो इसमें नीचे क्या फोर्स लगेगा, mg, और ये कांटेक्ट में इस ब्लॉक के साथ, तो ऊपर लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम। इसका बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, है ना। तो इसका अगर बनाना चाहते हो आप फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये देख लीजिए आप, ये F फोर्स लगा रहा है इस पे, तो ये जो मास है न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे जो है इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, इधर की ओर, सॉरी, है ना। तो इस पे ये F फोर्स ये लगा रहा है, तो इधर इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे इसका मास ले लो आप m डैश, तो इसका हो गया हमारा m डैश g, वेट नीचे की ओर, ठीक है। और अगर बात करें ये इसके साथ कांटेक्ट में इस फ्लोर पे, तो ऊपर फिर हमारा लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N1, है ना। और मान लो फ्रिक्शन भी है, मान लेते हैं ऐसा, फ्रिक्शन भी है, ठीक है। तो ये अगर इसको पीछे की ओर ऐसे खींच रहा है, तो इसके अंदर टेंडेंसी है आगे जाने की, है ना। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इसको यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो बच्चों कि हमारा फ्रिक्शन हो गया इधर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों तीनों कंपोनेंट का फ्री बॉडी डायग्राम जो है हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो जितना कांटेक्ट होता है उतना नॉर्मल रिएक्शन, जितने बॉडी साथ कांटेक्ट में रहेंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन। वेट तो लगना ही है, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स है उसको हम लोग शो कर देंगे, तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो है बच्चों वो बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल था, हमने इसका बनाया था, फिर हमने इसका दिखाया कि अगर ये इस पे आगे इधर की ओर F लगा रहा है, तो ये इस पे इधर की ओर F लगाएगा, है ना। तो काफी सिंपल था। तो इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें और बताता हूं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है दैट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, है ना। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। जैसे अगर हम लोग बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो it always acts perpendicular to the contact surface, ठीक है। it always acts perpendicular to the contact surface। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा गया है,
यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा गया है। तो बच्चों इस पे नॉर्मल कैसा लगेगा, देखो इसका अगर मास m है तो इस पे नीचे तो हमारा m मास ही लगेगा mg, इस पे हमारा नीचे की ओर m मास लगेगा mg, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस पे नॉर्मल रिएक्शन की, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया, अगर इसका मास m दिया हुआ है हमें तो। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, तो कांटेक्ट सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर, कौन सा बच्चों कांटेक्ट सरफेस है, ये है कांटेक्ट सरफेस, कॉमन कांटेक्ट सरफेस, ये है ना कांटेक्ट सरफेस, ये वाला। तो इसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, इस तरीके से बच्चों लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉमन कांटेक्ट सरफेस या फिर कांटेक्ट सरफेस, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो बच्चों हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो आप दो स्फेयर है, ठीक है, और ये बच्चों यहाँ से सेंटर से पास कर रहा है, मान लीजिए ये जो लाइन है ना, और ये हमारी टैंजेंट है। ऐसा फिगर में वैसा पूरा दोनों को इक्वल नहीं बना पाया, लेकिन आप ऐसा मान लो कि ये टैंजेंट है और ये इनके नॉर्मल है। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और ये ऑब्जेक्ट हो गया बी, इसका मास हो गया एम ए, इसका मास हो गया एम बी। आपसे बोला गया ये एम ए और एम बी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एम ए का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर हम, तो ये हो गया हमारा क्या, एम ए, एम ए पे नीचे क्या लगेगा, एम ए इंटू जी, इसका वेट है ना। कॉन्टैक्ट देखो आप कितने जगह पे है, एक दो, दो जगह पे है ना, तीन जगह पे है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमारा लगेगा क्या, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन N1, इधर भी कांटेक्ट में है तो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N2, यहाँ भी कांटेक्ट में है तो ये हमारा बच्चों लगेगा ऐसा, है ना। और इसको मैं बोल देता हूँ कितना, N3। तो ये हो गया N1, ये हो गया N2 और ये हो गया N3, ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा है, एक कांटेक्ट है तीन और एक हो गया वेट, चार फोर्सेस हमारा है, चारों फोर्सेस को हमने उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में शो कर दिया है। ड्रॉ करते हैं बच्चों बी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया हमारा बी यहाँ पे। अब बी का सबसे पहले तो मैं वेट ड्रॉ करूंगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा एम बी इंटू जी। यहाँ पे कांटेक्ट है ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये N3 भी लगेगा, लेकिन बस डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन जो है बच्चों वो हमारी ऑपोजिट हो जाएगी N3। एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट, यहाँ भी कांटेक्ट में है तो यहाँ पे हमारा लगेगा क्या, कुछ N4 ले लेते हैं हम लोग, N4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों, देखो एक दो, दो कांटेक्ट हो गया और एक वेट, तीन फोर्सेस हमने इसका यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, काफी सिंपल है। एक आइस बॉडी का आइसोलेट करो सबसे पहले, और उसके जो भी उस पर फोर्सेस लग रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में एरो के साथ वो फोर्सेस दिखा दो, तो हम कहते हैं क्या कि हमारा बच्चों जो है फ्री बॉडी डायग्राम बन के रेडी है। तो इस तरीके, अब बच्चों हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पहले एक टर्म और बता देता हूँ। मान लो ऐसे दो ब्लॉक है 20 kg का और 30 kg का, दोनों बच्चों ज्वाइंट है एक स्ट्रिंग से, है ना, और फोर्स लग रहा है हमारा 150 न्यूटन। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दो तरीका सॉल्व करने का। एक हमारा मेथड ये है कि हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लें, है ना, हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लें, सिस्टम मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम इफ देयर एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, है ना। तो आप देखो जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी ही एक्सेलरेशन 20 kg की होगी, है ना। जितनी एक्सेलरेशन 30 kg की होगी उतनी ही एक्सेलरेशन 20 kg की होगी। नहीं तो क्या होगा, ये तो या तो रोप टूट जाएगा, है ना, या तो रोप एक्सटेंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन हम जो रोप ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो हमारा जो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा।
तो हम लोग इसको जो है एक सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम अगर हम लोग इसको मान लें, याद रखिएगा सिस्टम किसको मानते हैं, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल सिस्टम। तो ये 20 केजी 30 केजी हो गया हमारा कितना 50 केजी, और फोर्स लग रहा है इस पे कितना 150 न्यूटन। तो हमारा बच्चों ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हो आप, एफ तो फ्री आप लगा दो यहाँ पे न्यूटन्स, सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट है आपका 150, मास है 50, एक्सेलरेशन है ए मान लिया आपने, तो यहाँ से 50 आप यहाँ लेके आओ 3। तो बच्चों आप देख सकते हो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, एक्सेलरेशन की हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो इस 20 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखिए ये हो गया हमारा 20 केजी, आगे लग रहा है हमारा क्या, देखो इसको इस रोप, ये रोप इसको खींच के लेके जाएगा ना, यानी रोप में एक फोर्स डेवलप होगी, रोप में जो फोर्स डेवलप होती है उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं टेंशन, यानी इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हुई और इसका एक्सेलरेशन हमें पता है वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ कितना हो गया हमारा वही जो निकालना है, एम हो गया हमारा 20, ए हो गया 3। तो बच्चों टी की वैल्यू होगी कितनी हमारी 60 न्यूटन। तो दोनों आंसर आगे हमारे, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ, दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हो। तो बच्चों दूसरा मेथड जो है इसका वो भी काफी सिंपल है। उसमें आप दोनों को अलग अलग सिस्टम मान के चलो। तो आप पहले 30 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो 30 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो आप यहाँ ड्रॉ करोगे 150 न्यूटन, और ये रोप क्या करेगा, इसको पीछे की ओर पुल करेगा। और हमने देखा था ना कि टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, तो हमारा इस पे पीछे की ओर लगेगा टेंशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर आप ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट नहीं दिखा रहे हो। आपने तो कहा था कि सारे फोर्सेस को उनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में दिखाना है, वो आप नहीं दिखा रहे हो, वेट नहीं दिखा रहे हो, नॉर्मल नहीं दिखा रहे हो। बच्चों मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा ना इसमें मोशन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है और ये फोर्सेज वर्टिकल के हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था क्योंकि इनका यूज नहीं था। लेकिन आप दिखा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ इस वाले में। तो नीचे हो गया हमारा W, जो कि हो गया हमारा कितना 30 इंटू जी, और ऊपर लग गया मेरा क्या नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो n है वो 30 जी के बराबर है, n जो है हमारा वो 30 जी के बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और ये 30 केजी ब्लॉक जो है वो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो अगर तो एफ नेट लगाओगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट हो जाएगा हमारा 150 माइनस टी, है ना। ये हमारा बच्चों जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। अभी बच्चों हम लोग जो भी सरफेस लेंगे वो सारा हमको वो सारे सरफेस हम लोग फ्रिक्शनलेस लेंगे, स्मूथ लेंगे, है ना। फ्रिक्शनलेस सरफेस हम लोग कंसिडर करेंगे सारे सरफेसेस को। तो एफ नेट हो गया हमारा 150 माइनस 2, है ना, 150 माइनस टी, और ये हमारा किसके बराबर होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो यहाँ से हमारा कितना आ गया, इक्वेशन एक आ गया 150 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब बच्चों m कितना है 30 है ना, तो 30 ए पहला एक्सेलरेशन है, पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली आप 20 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। 20 केजी के फ्री बॉडी डायग्राम में आपका नीचे क्या लगेगा, इसका वेट 20 जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इनका मोशन है ही नहीं, और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, इनका मतलब क्या है, इन दोनों बराबर होना चाहिए इन दोनों को, है ना, तभी तो मोशन नहीं होगा हमारा इस डायरेक्शन में। बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, तो आगे लग रहा है हमारा टी और पीछे कोई फोर्स नहीं है। पीछे कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पे हम लोग वापस से न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट हमारा कितना हो गया, यहाँ पे एक ही फोर्स है टी, मास हो गया 20, एक्सेलरेशन हमने ले लिया ए। यहाँ मैंने इसका एक्सेलरेशन ए लिया तो मैंने इसका भी एक्सेलरेशन ए लिया, क्योंकि दोनों हमारा साथ मूव करेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ऐसा नहीं होगा अगर तो रोप टूट जाएगा या फिर स्ट्रेच हो जाएगा। अब बच्चों इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 2, एक हमारा पहला इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है, इसके सामने मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो t इज इक्वल टू 20a, सॉल्व करता हूँ मैं इसको, t कैंसिल हो गया, 150 इज इक्वल टू 50a, और यहाँ से बच्चों हमारा a आ गया, कितना आ गया a बताइए, a आ गया हमारा 150 बाई 50, यानी कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं अगर मैं किसमें, t इज इक्वल टू 20 ए में, तो मेरा टेंशन आ जाएगा कितना 20 इंटू 3, 60 न्यूटन आ गया टेंशन, है ना। तो हमारा देखो दोनों से आंसर मैच कर रहा हो आपका, दोनों आपका मेथड कोई भी हो आंसर सेम आएगा। तो आपको इन दोनों मेथड में से जो आपको बेटर लगा वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं अब।
तो आज हम लोग बच्चों अब जो बच्चों हम लोग नया टर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज पुली। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं पुली। तो पुली क्या होता है बच्चों? पुली हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सिलिंड्रिकल है ना, एक सिलेंडर होता है बेसिकली। पुली बच्चों हमारा एक सिलेंडर होता है है ना, या फिर आप एक डिस्क कह सकते हो जिसकी थिकनेस है। डिस्क में तुम थिकनेस लगाओगे क्या बन जाएगा? वो सिलेंडर बन जाएगा। तो बच्चों हमारा एक ये सिलेंडर होता है ना, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर में हमारा एक यहाँ पे छोटा सा होल होता है जिसमें कि हम लोग हिंज कर सके इस पुली को। ठीक है, और बच्चों अभी जो हम लोग पुली पढ़ने वाले हैं है ना, सॉलिड सिलेंडर बहुत छोटा सा एक बीच में होल होता है यहाँ पे है ना, छोटा सा। तो ऑलमोस्ट सॉलिड मान सकते हो, शेल तो नहीं बोलेंगे है ना, सॉलिड ही कह सकते हैं। हालांकि परफेक्ट सॉलिड नहीं है, बीच में थोड़ा सा होल है, बट ले सकते हैं सॉलिड सिलेंडर है ना। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ लाइट। ठीक है ना, लाइट कहने का मतलब क्या है बच्चों कि मासलेस है ना, मासलेस। मतलब इसकी मासलेस कैसे हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट मासलेस कैसे हो सकता है बच्चों? मासलेस कहने का मतलब है कि इसकी मास बहुत कम होती है। मतलब बाकी जो मास जैसे 10 kg 20 kg हम लोग मास डिस्कस करेंगे तो उसमें पुली की मास जो है 100 ग्राम 200 ग्राम, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कहने का मतलब है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे ये हमारी पुली हो गई। क्या होता है? ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर होता है जिसके अंदर में थोड़ा सा एक होल होता है जिससे कि हम पास करा सकें, जिसपे कि हमारा पुली फिक्स हो जाए। और उस पुली के ऊपर बच्चों हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग पास कराते हैं है ना। पुली एक ऐसा सिस्टम होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा पहले वेल से हम लोग वाटर जो है निकालने के लिए यूज करते थे इसका। फिलहाल हम आप एक ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक हमारा एक पुली हो गया और यहाँ पे हमारा ये पुली यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग पास की गई, एक स्ट्रिंग पास की गई और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक लगा दिया हमारा 10 kg का और एक है मान लो हमारा 15 kg का। ठीक है, 10 kg का या 15। चलो पहले जनरल मास ले करते हैं हम लोग। जैसे पहले मान लो मैंने ले लिया, इसका मास हो गया m2 और इसका मास हो गया m1। और आपसे पूछा गया कि आपको टेंशन बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। और पुली के जब भी हमें पुली लेना है बच्चों अभी तक, तो हम ये सारी चीजें लेंगे। सॉलिड सिलेंडर है, स्मूथ है, लाइट है और मासलेस है। इसकी कोई मास नहीं है। जब तक कि आपको ना कहा जाए प्रॉब्लम में कि पुली का कुछ मास है या फिर ऐसा कुछ, तब तक आप पुली को जो है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप पुली का अज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका एक ये सिस्टम है ऐसा जिसको मैं पुली को यहाँ पे जो है हमने आ, इस तरीके से हिंज किया हुआ है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग पास हो रही है। सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है ना। और ये बच्चों जो स्ट्रिंग है ना, वो भी हमारी स्ट्रिंग जो है वो भी मासलेस है। स्ट्रिंग भी जो है हमारी वो भी मासलेस है। उसकी भी जो मास होगी इन दोनों ब्लॉक के रेस्पेक्ट में काफी कम है। तो स्ट्रिंग भी हमारी बच्चों मासलेस होती है। ठीक है, तो जब बच्चों स्ट्रिंग हमारी मासलेस हो ना, तो जितना टेंशन इस साइड उतना ही टेंशन इस साइड होता है ना। मतलब आप कह सकते हो, स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, इन अ लाइट स्ट्रिंग passing over a light smooth pulley, tension throughout the string remains same. All right, in a light string passing over a light passing over या फिर on better लिख सकते वन passing on या over, passing on a string, passing on a light smooth pulley, tension throughout the string remains same। मतलब जहां से ये स्ट्रिंग पास करेगा ना, वो पूरा टेंशन हमारा सेम रहेगा। जहां से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा। बट कंडीशन आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग मासेस होनी चाहिए
पुली भी मासलेस होनी चाहिए, पुली स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब ये सामने देख लिया, इस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप। आपने सीखा था कि टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर हम पुली की बात करें बच्चों, पुली की, तो आप ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पुली बच्चों हमारा मासलेस है। कभी भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ सकता है कि आप बताइए यहाँ पे, और आपको जैसे इसमें मैं और एक चीज ऐड कर देता हूँ कि यहाँ बताओ आप टेंशन क्या होगा, टी डैश बताओ आप क्या होगा। करें फिर इसको, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, M1 M2 सबका इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों ये हो गया M1, नीचे लग रहा है M1G। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। मतलब क्या होगा ये सिस्टम, क्या पे जैसे मैंने अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे M1G और ऊपर क्या लगेगा बताओ, टेंशन T है ना। ऊपर क्यों लग जाएगा हमारा टेंशन T। यहाँ पे देखो मैंने निकालना है टी डैश और दिस इज टी, है ना। तो आपको बताना है टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा एंड टी डैश क्या होगा, राइट। ये तीन चीजें हमें बतानी है। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये हमारा हो गया M1, ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है M1G। ऑब्वियसली हमारा टेंशन, जैसे यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। तो अगर हमारा M2 इज ग्रेटर देन M1 है बच्चों, तो ये नीचे आएगा, ये हमारा M2 जो है वो नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, M1G और T। यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं, तो F नेट इज इक्वल टू ma, ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1a। सिमिलरली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अगर मैं, तो ये हो गया M2, नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा टेंशन T, नीचे आएगा ये क्योंकि M2G ज्यादा हमने देखा था, ये हमारा ऊपर जाएगा ये एक्सप्रेशन से। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2a। ऐड करता हूँ मैं दोनों को, T माइनस T दोनों कैंसल आउट हो गया, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू ए, कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 आ गया ना बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमारा ए क्या आ गया, इधर भेज दो इसको, M1 प्लस M2। तो बच्चों एक्सप्रेशन की जो हमारी वैल्यू आ गई है वो क्या है, G M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गई हमारी बच्चों एक्सलरेशन की वैल्यू। अगर यही एक्सलरेशन आप यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जहां मर्जी आपकी, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी भी आ जाएगा। चलो फिर टी भी निकाल लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो हमें मिल ही गया है ना। तो इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। देखो अभी आप, तो टी क्या हो गया बच्चों, M1a प्लस M1g, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 इंटू जी M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1G। तो ये आ गया बच्चों हमारा टेंशन, है ना। तो इस तरीके से हमने टेंशन और एक्सप्रेशन दोनों कैलकुलेट कर लिया, काफी सिंपल था। अभी अगर आपको टी डैश निकालना है बच्चों, अगर आपको टी डैश निकालना है ना, ये टी डैश, तो टी डैश क्या करोगे, चलो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले तो, फिर मैं आपको टी डैश भी समझाता हूँ कि टी डैश हमारा कैसे आएगा। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या था, यहाँ पे था ना ऐसे M1। तो टी डैश देखो, आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऊपर क्या लग रहा है, टी डैश, नीचे क्या लग रहा है, टेंशन टी, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है टेंशन, टेंशन टी। तो टी डैश कितना हो गया हमारा 2t, टी डैश कितना हो गया 2t। ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया टी डैश 2t, कैसे लिख दिया मैंने, ये देखो कैसे लिख दिया मैंने, समझाता हूँ आपको क्यों लिखा। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, रेस्ट पे है, प्लस ये मासलेस भी है, तो m भी जीरो, a भी जीरो। एफ नेट क्या हो गया, अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, तो नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हमारा कितना हो गया, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी डैश माइनस टी 2t, उधर जाके हो गया प्लस। आ गया बच्चों। तो ये वाला जो टेंशन होता है, इस टेंशन का डबल होता है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। जैसे मान लो बच्चों, अगर हमारा एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो, अगर 10 kg और ये हो गया हमारा कितना 15 kg, है ना। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया कि बताइए टेंशन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। टेंशन इसमें, है ना, और एक्सेलरेशन ये देखो बच्चों नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। बोलो ऐसा ही होगा ना। चलो करता हूँ, अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 15 kg का। नीचे कितना लगेगा 150, कहाँ से आया 15g, mg से 150 जी मैं ले रहा हूँ बच्चों कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 150 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा टेंशन टी, कितना जाएगा ये नीचे जाएगा ना, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से 150 माइनस टी इज इक्वल टू क्या 15 है। बोलो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका अगर इसका मैं बनाऊं 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे हमारा लगेगा 10 इंटू जी यानी 100 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा टेंशन टी, और इसकी एक्सेलरेशन होगी बच्चों ऊपर की, और सेम एक्सेलरेशन जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। फिर से न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 150 माइनस टी इज इक्वल टू 15 ए। ऐड करिए 150 माइनस 100 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 25 ए। ए कितना हो गया 50/25 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25 को इधर भेज दिया तो हमारा डिवाइड क्या हो गया 2 हो गया ना। तो एक्सप्रेशन आ गई बच्चों हमारी कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो कहीं भी यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, आंसर आ जाएगा। यहीं कर दो, टी माइनस 100 इक्वल टू 10 है। देखो टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10 है। 10 इंटू 2 क्या होता है 20, तुम्हारा टी कितना आ गया 100 प्लस 20 120 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया, ए भी आ गया और टी भी आ गया। काफी सिंपल था ना बच्चों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लो आप कि ऐसा एक सिस्टम है, सेवन के जी, 8 kg, 10 kg, और यहाँ से लग रहा है फोर्स मान लीजिए आप 250 न्यूटन का। कैसे सॉल्व करोगे आप बच्चों। इसका सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो आप सिस्टम मान के कर सकते हो, सिस्टम मान लो आप तीनों को, सिस्टम तीनों को मान सकते हैं ना, क्यों, है ना। टू और मोर बॉडीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल सिस्टम इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं अगर उन सबका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो तो। देखो इन तीनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, पीछे से पुश कर रहे हैं, जितना आगे ये जाएगा उतना ही आगे ये जाएगा, उतना ही आगे ये जाएगा, तीनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी। हम इन तीनों को एक सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम तीनों को एक सिस्टम मान ले बच्चों, ठीक है, तो इन तीनों का फिर एक ब्लॉक हो जाएगा जिसकी मास कितनी हो जाएगी 25 kg। आगे कितना लगेगा फोर्स 250 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट कितना है 250, टोटल मास कितना है 25, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई बच्चों हमारी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, अब आप उसमें पूछा क्या क्या है वो देखो। इसमें हमसे पूछा गया था कि एक्सेलरेशन बताइए आप, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n1 है वो बताइए, और इन दोनों के जो बीच का नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा n2 है, आप n2 बताइए। ये तीन चीजें आपको बतानी है, एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 7 kg 8 kg एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 8 kg एंड 10 kg। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, अब हम n1 निकालेंगे। n1 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 7 kg का बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। 7 kg का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, आगे लग रहा है हमारा 250 न्यूटन, और है ना
इधर की ओर, और इधर से 7 kg क्या करेगा, 8 kg वाला पुश करेगा ना इधर की ओर, 7 kg वाला 8 kg वाले को आगे पुश करेगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से 8 kg वाला 7 kg को पीछे पुश करेगा, है ना। तो हमारा ये हो गया बच्चों कितना, n1, और इसकी एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड और लगा देते हैं हम लोग, सिंपल सा आंसर आएगा 250 माइनस n1 इज इक्वल टू 10 इंटू 7, 250 माइनस 70 इज इक्वल टू n1, और यहां से हमारा n1 आ गया 180 न्यूटन। कितना आसान है, n1 आ गया हमारा 180 न्यूटन। अभी आपको n2 भी निकालना है, n2 भी निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। तो अगर आप 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे 8 kg वाला 10 kg को आगे फोर्स लगा के पुश करके आगे लेके जा रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका फोर्स हमें यहाँ पे n2 हो गया, है ना, और इसकी एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी मालूम है कितनी एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से न्यूटन सेकंड लगाते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करके, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ हमारा बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना हो गया हमारा n2, और m कितना है 10, और हमारा a भी 10, यानी बच्चों हमारा n2 जो आ गया वो आ गया 100 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं आपका तीनों आंसर आ गया, n1 भी आ गया, n2 भी आ गया, और एक्सलरेशन भी आ गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें नॉर्मल रिएक्शन से करना होता है। ध्यान रखना है जब भी हम पुश कर रहे हैं, जैसे मान लो कि एक यहाँ पे ब्लॉक हो गया, है ना, मान लीजिए कि आप एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, और एक और ब्लॉक में ये दे देता हूँ, ये मार्कर से मैं इसको इसे आगे की ओर पुश करके लेके जा रहा हूँ। देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ मार्कर पे, लेकिन है ना, मैं जो है फोर्स लगा रहा हूँ मार्कर पे, लेकिन ये भी आगे जा रहा है। तो मैंने जो फोर्स लगाया ना मार्कर पे, मैंने फोर्स लगाया मार्कर पे, मार्कर ने क्या किया, इस पे आगे की ओर आगे की ओर इसको एक फोर्स लगाया। जो मार्कर जो इस पे फोर्स लगाएगा ना उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मार्कर ने इस पे इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ये इस पे ये मार्कर पे इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ हमने डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे होंगे बच्चों हमारे प्रॉब्लम, और ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है आपको सॉल्व करना है। एक लास्ट प्रॉब्लम करता हूँ, फिर आपकी छुट्टी करता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही कराऊंगा मैं। एक लास्ट प्रॉब्लम, वर्कशीट जरूर सॉल्व करिए आप लोग, वर्कशीट नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का आपका। तो वर्कशीट नहीं सॉल्व करेगा, यू वॉन्ट नो कि आपको कितना आप समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको वर्कशीट सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे एक मास है हमारा, लेट्स से 10 kg का, और यहाँ पे एक पुली के ऊपर ये ऐसे, है ना, पास हो रहा है एक स्ट्रिंग जो कि मासलेस है, ठीक है, पुली स्मूथ है, मासलेस है। तो बच्चों यहाँ पे 15 kg का एक मास इस तरीके से, ये जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ है, 15 kg का मास एक तरह से हैंग किया गया है। अब इसको जो है छोड़ दिया गया, तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द टेंशन डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग एंड ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम सिंगल एलिमेंट ले कर सकते हैं, और एलिमेंट लेके कर सकते हैं, और हम लोग इसको एक सिस्टम मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसी मर्जी आपकी, चलो मैं इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट ले कर लेता हूँ। तो आप देखो हमारा इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, इसमें नीचे की ओर क्या लगेगा, चलो मैं इसका अलग फ्री यहाँ बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। 15 kg हो गया, नीचे लगेगा हमारा क्या, इसका वेट दैट इज 150 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन T, है ना, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। चलो तो हमारा कितना हो गया, 150 माइनस टी, न्यूटन सेकेंड लॉ से 150 माइनस टी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 15 इंटू ए, ठीक है, इक्वेशन 1। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो 10 kg, आगे की ओर टेंशन T, पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं, आगे की ओर एक्सेलरेशन A, और इसका एक्सेलरेशन किधर था, नीचे की ओर। तो इसका देखो T इज इक्वल टू नेट फोर्स T हो गया ना, नेट फोर्स T हो गया, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 10 है, इसको आप यहाँ पे लेके ऐड कर दो, तो T इज इक्वल टू 10A, कैंसिल आउट हो गया ना, 150 इज इक्वल टू कितना हो गया 25A। बच्चों A कितना आ गया 150 बाई 25, 150 बाई 25 यानी कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा 60 न्यूटन। 10 इंटू 6 वैल्यू पुट कर दी मैंने एक ही, टेंशन कितना आ गया 60 न्यूटन। एक्सलेशन कितना आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी सिंपल प्रॉब्लम था, है ना। क्या किया था हमने, बता देता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल आपने एलिमेंट लेना, आइसोलेट करना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो है मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कभी कभी जब ऐसा ऐसा हो रहा था, जैसे पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने ना जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो मैंने वर्टिकल, इसमें मैंने वर्टिकल दिखाया है, लेकिन मैंने पिछली बार मैंने वर्टिकल जो फोर्सेस थे उनको नहीं शो किया था। क्यों नहीं शो किया था मैं, जैसे मान लो मैंने 10 केजी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो बस मैंने आगे वाले फोर्स दिखाया है, ये वाला फोर्स नहीं दिखाया है। जबकि ऐसा भी तो फोर्स लगेगा ना, एन और एम जी, ऐसा भी फोर्स लग रहा होगा। बच्चों मैंने इसलिए नहीं शो किया कि हमारा ये जो एन है, एम जी है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे इनका कोई रिलेवेंस है नहीं, इसलिए मैंने नहीं ड्रॉ किया। लेकिन अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम आइडियली आपको ड्रॉ करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर स्कूल में तो देखो ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं, स्कूल में ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, आएगा जहां पे वहां पे आपको ऑप्शंस ही रहेंगे। तो आपको देख लेना, अगर रिलेवेंस नहीं है तो फिर आपको ये वर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करो लिखने का, आदत बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, फोर्स आपका कोई नहीं छूटेगा। पिछले क्वेश्चन में भी जो मैंने आपको कराया नॉर्मल रिएक्शन वाला, तो उसमें भी आप जो है, जैसे मान लो हमारा 10 केजी 7 केजी 8 केजी था, जैसे मान लो अगर हम बात करें ये हमारा 7 केजी था, तो 7 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको क्या दिखा दिया था, बस दिखा दिया था इधर 250 और इधर से मैंने आपको दिखा दिया था N1, और नीचे इधर आप दिखा सकते थे mg, और यहाँ आप दिखा सकते थे N1, N या फिर N, है ना, N भी कुछ भी, आप नॉर्मल रिएक्शन N या फिर N डैश, तो ये आप दिखा सकते थे। मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि इसकी रिलेवेंस थी नहीं। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो है बच्चों किसी तरीके का मोशन था ही नहीं। फोर्स जो थी इसकी, हमारी जो जिन फोर्स का रिलेवेंस था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थे, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो किया था, मैंने वर्टिकल वाले फोर्सेस को शो नहीं करा था। लेकिन आप जो है कोशिश करें, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करिएगा, और फ्री बॉडी डायग्राम भी आप बनाएंगे तो उसमें आप उन सारे फोर्सेज को भी शो करेंगे जिनका रिलेवेंस नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी आदत बन जाएगी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, जो आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।